दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को खोलकर समझने वाले हैं जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। सोच कर देखिए, 350 सालों का एक लंबा सफर जो भौगोलिक बंटवारे से शुरू हुआ और आज 2026 के बेहद उथल-पुथल वाले राजनीतिक माहौल तक आ पहुंचा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राजशाही दहेज से शुरू हुई ये कहानी आज देश की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प पॉलिटिक्स बन चुकी है। लेकिन इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये नवापुर रेलवे स्टेशन की एक आम सी दिखने वाली बेंच है, पर इस बेंच में एक बहुत ही अनोखी बात छुपी हुई है। ये स्टेट बॉर्डर इस बेंच को बिल्कुल बीच से काटती है। इसके लेफ्ट साइड पर जो हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, वहां शराब पीना कानूनी तौर पर वैध है, पर जैसे ही आप थोड़ा सा राइट साइड खिसकते हैं, यानी गुजरात की तरफ, वहां ये पूरी तरह गैर कानूनी हो जाता है। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे फाउंडेशन से, यानी ट्रेड और टेंशन। फिर समझेंगे 1960 का वो भाषाई बंटवारा। उसके बाद पॉलिटिक्स में ठाकरे और पवार की एंट्री, गठबंधनों का वो दौर जिसने सब बदल दिया, और आखिर में आधुनिक राजनीति यानी 2026 की ग्राउंड रियलिटी। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, फाउंडेशन, ट्रेड एंड टेंशन। आइए सदियों पीछे चलकर देखते हैं कि इस महान राज्य के बीज आखिर बोए कैसे गए थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत वाकई में चौंका देने वाली है। सोचिए, 1661 की बात है। सातों टापुओं का एक छोटा सा झुंड, जिसे आसानी से बस मछुआरे इस्तेमाल करते थे, उसे पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन की शादी में इंग्लिश किंग चार्ल्स डू को दहेज में दे दिया गया। बिल्कुल सही सुना आपने, दहेज में। और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे 1000 रुपये से भी कम में लीज पर ले लिया। जैसे जैसे वक्त बीता, 1857 तक आते आते ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और एक बहुत ही विशाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी का रूप ले लिया। लेकिन इस विशाल शहर को आकार दिया किसने? दरअसल इसकी बुनियाद में दो बहुत अलग अलग ग्रुप्स का हाथ था। एक तरफ थी सूरत से आई हुई गुजराती बिजनेस क्लास, जिसमें पारसीज, बनियाज और बोहराज शामिल थे। ब्रिटिशर्स इनके ट्रेड नेटवर्क्स पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए इन्हें यहाँ लाया गया था। और दूसरी तरफ थी मराठी वर्किंग क्लास। ये वो किसान और मजदूर थे जिन्होंने अपना पसीना बहाकर इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया। गुजराती कैपिटल और महाराष्ट्रियन लेबर, यही वो अनोखा मेल था जिसने बॉम्बे की पहचान तय की। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, द 1960 लिंग्विस्टिक स्प्लिट, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा, जो आज़ादी के बाद का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वक्त था। आज़ादी मिलने के ठीक बाद का माहौल देखिए। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल बहुत डर रहे थे कि अगर भाषा के आधार पर देश को बांटा गया तो देश की अखंडता टूट जाएगी। लेकिन इसी दौरान एक मूवमेंट शुरू हुआ, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। इनकी मांग बिल्कुल क्लियर थी, उन्हें एक यूनाइटेड मराठी भाषी राज्य चाहिए था और बॉम्बे उस राज्य का हिस्सा होना ही चाहिए था। पर इसमें एक पेच था। जो गुजराती बिजनेसमैन थे, उनका मानना था कि बॉम्बे को सीधे सेंटर के कंट्रोल में रखा जाए ताकि उनका जो ट्रेड है वो सुरक्षित रहे। तो जाहिर है, जब दोनों तरफ की मांगें इतनी अलग होंगी तो टकराव तो होना ही था। 1955 और 1956 के आसपास स्थिति वायलेंस में बदल गई। सरकार ने बचाव के लिए एक बाइलिंगुअल स्टेट या 3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिसके विरोध में सीधे फाइनेंस मिनिस्टर सीडी देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। फ्लोरा फाउंटेन पर प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई। एक तरफ ये आग लगी थी तो दूसरी तरफ इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में महागुजरात मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया। उन्हें गुजरात के लिए एक अलग राज्य चाहिए था। और ध्यान दीजिए, तेलुगु नेता पोती श्रीरामुलु की मृत्यु ने भाषाई राज्यों के गठन का जो नियम शुरू कर दिया था, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। आखिरकार एक लंबे संघर्ष और सदियों तक साथ रहने के बाद 1 मई 1960 को फाइनल फैसला आ गया। बॉम्बे स्टेट 2 नए राज्यों में बंट गया, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र अपने पास बॉम्बे जैसा इंपॉर्टेंट शहर रखने में कामयाब रहा, जबकि गुजरात को कॉम्पेंसेशन के तौर पर डंक्स डिस्ट्रिक्ट दिया गया और अपनी नई राजधानी बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी गई। हालांकि अगर हम कर्नाटका बॉर्डर की बात करें तो बेलगाम और कारवर जैसे इलाकों का विवाद आज भी नहीं सुलझ पाया है। पर एक बात माननी पड़ेगी, इस भाषाई विभाजन ने समय रहते भारत को श्रीलंका जैसी सिविल वॉर जैसी स्थिति से बचा लिया। यहाँ से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, थक्कर, पवार एंड पावर। नया राज्य तो बन गया था, पर इस नई जमीन पर पावर का वैक्यूम
कौन भरता? 2 दिग्गज नेता सामने आए। नेतृत्व की इस कड़ी में सबसे पहला बड़ा नाम था बाल ठाकरे का। एक वक्त पर फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट का काम करने वाले ठाकरे में 1966 में शिवसेना की स्थापना की। उन्होंने अपनी मैगजीन मार्मिक का इस्तेमाल किया और सीधे तौर पर व्हाइट कॉलर जॉब्स में साउथ इंडियंस के बढ़ते दबदबे के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मकसद था मराठी मानुस के हक की लड़ाई लड़ना। उनकी स्ट्रीट पॉलिटिक्स इतनी अग्रेसिव थी कि उन्होंने अकेले दम पर मुंबई से कम्युनिस्ट प्रभाव को लगभग पूरी तरह उखाड़ फेंका था। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार तेजी से पॉलिटिकल लैडर चढ़ रहे थे। ये नंबर देखिए, 38। महज 38 साल की उम्र में 1978 में वो महाराष्ट्र के सबसे युवा चीफ मिनिस्टर बन गए। ये उनकी पॉलिटिकल समझ और पकड़ का एक बहुत ही बड़ा प्रमाण था। पर इन दोनों दिग्गजों के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो इनका आपसी रिश्ता था। शरद बाबू और बाला साहिब राजनीति के मैदान में ये बिल्कुल अलग खड़े थे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी। फिर भी आपसी जिंदगी में इन दोनों के बीच एक गजब की दोस्ती थी। ये लोग घंटों साथ बैठकर कला, संस्कृति और साहित्य पर चर्चाएं किया करते थे। और अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द एरा ऑफ अलायंसेस, गठबंधनों का वो दौर जहां विचारधाराएं बदली और नए दुश्मन, नए दोस्त बने। इस दौर ने इस स्टेट के पावर डायनामिक्स को सच में पूरी तरह हिलाकर रख दिया। शुरुआत हुई 1984 में, जब शिवसेना ने कांग्रेस से अपना रास्ता अलग किया और पहली बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। फिर आया 1993 का साल, जब मुंबई ने लगातार 12 सीरियल ब्लास्ट्स का खौफनाक मंजर देखा। उस वक्त शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने बाद में खुद माना था कि दंगे रोकने के लिए उन्होंने जानबूझकर उन ब्लास्ट्स को अलग ढंग से पेश किया था। और फिर 1999 आते आते सोनिया गांधी के ओरिजिन पर सवाल उठाने के कारण पवार को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, जिसके ठीक बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। अब इन सब हिस्टोरिकल उतार चढ़ावों के बाद हम पहुंचते हैं आज की सच्चाई पर। आखिरी हिस्सा, अ फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल प्रेजेंट। 2026 के मैदान में आखिर क्या चल रहा है? अगर हम 2019 का पॉलिटिकल ड्रामा याद करें तो वो किसी सस्पेंस फिल्म जैसा था। बीजेपी और शिवसेना एक साथ मेजॉरिटी तो जीत गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर टकराव हो गया। फिर अचानक सुबह 6 बजे चुपचाप एक स्वेरिंग इन होती है, जहां देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाते हैं और अजित पवार डेप्यूटी सीएम। लेकिन ये ओवरनाइट सरकार 72 घंटे भी नहीं टिक पाई और धराशायी हो गई। उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पुरानी पार्टियों ने अपने ट्रेडिशनल रास्ते छोड़े और बनी महाविकास अघाड़ी, जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साथ आकर उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया। पर सच कहूं तो असल पॉलिटिकल भूकंप तो अभी आना बाकी था। इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 55 में से 37 एमएलएज को अपने साथ लिया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और खुद सीएम बन गए। यही नहीं, उन्हें इलेक्शन कमीशन से पार्टी का ऑफिशियल सिंबल भी मिल गया। और ठीक 1 साल बाद 2023 में बिल्कुल यही कहानी एनसीपी में रिपीट हुई। अजित पवार 40 एमएलएज को लेकर अलग हो गए, शिंदे बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए और ओरिजिनल एनसीपी टाइटल को अपना बना लिया। तो इस सब उथल-पुथल के बाद 2026 की आखिर रियलिटी क्या बनकर उभरी है? स्थिति ये है कि आज एक ही राज्य में 2 अलग-अलग शिवसेना और 2 अलग-अलग एनसीपी काम कर रही हैं। महायुति अलायंस ने हाल ही में एक जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है। और सबसे बड़ी बात, जिन बाल ठाकरे और शरद पवार की दोस्ती और राजनीति ने कभी इस राज्य को आकार दिया था, आज उन्हीं की बनाई हुई पार्टियां पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट चुकी हैं। उनके परिवारों और उनकी आने वाली लेगेसीज के आगे एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा है। तो इन सब बातों से आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। पिछले 350 सालों में इस राज्य ने भौगोलिक रूप से और विचारधारा के रूप से न जाने कितने विभाजन देखे हैं। बॉम्बे की खोज से लेकर पार्टियों के टूटने तक ये सफ़र काफ़ी इंटेंस रहा है। पर क्या इतनी बनती हुई डीपली फ्रैक्चर्ड राजनीति देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल पावर हाउस का कल तय कर पाएगी? क्या इन लगातार बदलावों के बीच भी महाराष्ट्र अपनी वो पुरानी धार और रफ्तार बरकरार रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस सफ़र पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।